अगर हम शिक्षा में ये भ्रष्टाचार जारी रहने देंगे तो फिर पूरा भविष्य प्रभावित होगा। डॉक्टर के पास एक बेसिक एथिक्स की भी तो आप उम्मीद करेंगे ना। जो व्यक्ति प्रवेश ही ऐसे तरीकों से ले रहा होगा जो कि अनएथिकल होंगे, तो फिर स्वाभाविक है कि वह डॉक्टर बनते हुए भी एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा होगा। नीट की जो परीक्षा का परिणाम आता है वो 14 जून को ही आता है, लेकिन इस बार 4 जून को 10 दिन पहले नीट 2024 का रिजल्ट आता है। मैं तब से ऐसे बैठी हूँ कि आपको मेरे बैठने का तरीका ठीक लग रहा है कि कुछ चेंज करूँ मैं अपने बैठने के स्टाइल में। इमेजिन करिए कि मॉक इंटरव्यू चल रहा है हमारा, ठीक है, आपको मेरा टेस्ट लेना है, तो आप क्या सवाल पूछते हैं मुझसे? चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या क्या होगा, लेकिन कैमरे से बाहर की चीज़ है। स्लीपर पर आपके सवाल आएगा ठीक है, आपके टैटू पर सवाल आएगा, ठीक है। तो आज एबीपी लाइव के साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिन्होंने बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स का इंटरव्यू किया, लेकिन मजे की बात यह है कि आज उनका इंटरव्यू मैं करने जा रही हूँ। एवरीबॉडी प्लीज वेलकम मिस्टर विजेंद्र चौहान ऑन एबीपी लाइव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे इंटरव्यू की, और आजकल जो मामला चल रहा है, नीट का मुद्दा चल रहा है, इससे इन सभी चीज को देख करके एक सवाल जो मेरे मन में खड़ा आता है वो ये है कि देश हमारा किस दिशा में जा रहा है। पेपर्स लीक हो रहे हैं, सीट खरीदी जा रही है, पेपर्स खरीदे जा रहे हैं, कोई किसी और के बदले जाकर एग्जाम दे आ रहा है, तो वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? वेल आशी, एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और ये पर्टिनेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूछा जाना ज़रूरी है। ये इसलिए भी पूछा जाना ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह का समाज अब हम खड़ा कर रहे हैं उसमें एक भयानक दिशा दिखाई दे रही है, और ये दिशा ये है कि अब जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, मैं 16-17 से लेकर और लगभग 28-30 साल तक के बच्चों की खास तौर पर बात कर रहा हूँ, इनका अब इस सिस्टम के लगभग किसी भी हिस्से में भरोसा नहीं बचा है, और ये डरावनी बात है। अगर आपका यूथ, आपका युवा हमारी संस्थाओं पर भरोसा करने की स्थिति में ना हो तो ये एक डरावनी चीज़ है, एक टेकिंग टाइम बम है। हालांकि इसे आपको समझना पड़ेगा कि ये दोष इन विद्यार्थियों का नहीं है कि उनका भरोसा खो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि आखिर हमारा देश परीक्षाएं नहीं करवा पा रहा, हमारा देश रिक्रूटमेंट नहीं करा पा रहा, प्रवेश नहीं करा पा रहे। ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया, वह स्ट्रक्चर जिसका मुख्य उद्देश्य दरअसल नागरिकों का भरोसा उस व्यवस्था में बना रहे, यही तो उद्देश्य था। अगर वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारा दोष देना बनता नहीं, क्योंकि आप आखिर आपसे क्या अपेक्षा की जा रही है? आपसे अपेक्षा की जा रही है कि विद्यार्थी चाहते हैं कि परीक्षा हो, परीक्षा के आधार पर प्रवेश हो, और आप सुनिश्चित नहीं करवा पा रहे हैं कि ऐसा हो। सर गलती किसकी है इसमें? सिस्टम। आप समझिए कि आपने जो सिस्टम खड़ा किया है वो इनइक्विप्ड सिस्टम है, अनफेयर सिस्टम है, और उससे भी ज़्यादा इंटीग्रिटी से खाली सिस्टम है। अगर आप इस नीट की पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझें, हालांकि नीट पहली चीज़ नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा कि पहले बिहार में हुआ, मध्य प्रदेश में तो व्यापम, मतलब कोई आज बता नहीं रहा कि उस व्यापम का अंततः परिणाम क्या हुआ। कितने सारे लोग माना जाता है कि अननेचुरल डेथ्स में मारे गए उस व्यापम से जुड़े हुए, और उसी सिस्टम से जब वो राज्य में होगा और आप राज्यों में उसे नहीं रोकेंगे तो अंततः वो यूनियन लेवल पे भी आएगा, केंद्र सरकार के लेवल पे भी आएगा, और नीट में हमें यही देखने को मिल रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि बहुत मुश्किल नहीं है इस डाटा को समझना। एज ए टीचर हम लोगों को ये मालूम है कि किसी भी परीक्षा में अगर एक सिंपल बेल कर्व नहीं आ रही है तो सिस्टम डिस्टॉर्टेड है। बहुत आसान, ये बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में बताई जाने वाली बात है कि अगर आपने क्लास में 30 लोगों की परीक्षा ली है, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, अगर वो एक क्लास है 30 लोग हैं तो एक बेल कर्व बननी चाहिए, जिसका मतलब है लगभग 17% बच्चे ऐसे होने चाहिए जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 17% होने चाहिए जो बहुत कम कर रहे हैं, बाकी सब औसत में आते हैं। मोर और लेस इस तरह का बेल कर्व बनता है। इस परीक्षा में साफ दिख रहा है कि बेल कर्व नहीं बन रही। इसमें साफ दिख रहा है कि पिछले सालों की तुलना में टॉप पर बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। वो कहाँ से आ गए? जाहिर है कि उनके पास कोई अनफेयर एडवांटेज था। ये समझने के लिए आपको कोई डेटा साइंटिस्ट होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास तो डेटा साइंटिस्ट हैं। उस डेटा को एनालाइज कीजिए, आपको साफ साफ समझ में आएगा कि सिस्टम रिग हुआ है। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तक ये जो पूरा मामला है इसे कथित
स्कैम कहा जा रहा है। तो क्या आपने क्योंकि वीडियोस भी बनाए हैं, आप टीचर खुद भी हैं, आपको मालूम है कि क्या सिस्टम है, कहाँ फ्लॉज है, कहाँ लूपहोल्स है, आपको क्या लगता है कि क्या नीट 2024 पेपर में धांधली हुई है या नहीं? देखिए, इसको समझना पड़ेगा कि संभव है कि पहले भी कभी थोड़ा बहुत, मसलन ये इस बात की संभावना आशंका हमेशा रहती है, हम लोग शिक्षक हैं, परीक्षाएं लेते हैं, तो ये ऐसी संभावना रहती है कि किसी विद्यार्थी ने तमाम सावधानी बरतने के बावजूद कुछ नकल कर ली, कहीं से थोड़ी बहुत उसे मदद मिल गई, उसने फर्रे चला लिए, उसने कहीं से उसको एक सवाल का उत्तर मिल गया, उसने टिक कर लिया। लेकिन इस बार की जो अंतर है, ये ऐसा एक छोटा मोटा गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रोबेबली व्यवस्थित तरीके से, आप सोचिए कि पहले एक पर्टिकुलर डेट पर एक्स्ट्रा डेट एक्सटेंड की जाती है, और अब तक ये नहीं बताया गया कि जिन लोगों का बाद में वास्तविक चयन हुआ और जो टॉपर्स निकले 720 में से 720 या 718 या 19, उनमें से कितने लोगों ने उस एक्सटेंडेड जो विंडो थी उसमें फॉर्म भरा था। एग्जैक्टली। क्योंकि कोई भी टॉपर डेट निकलने के बाद फॉर्म नहीं भरेगा। अगर वो टॉपर है, इसका मतलब गंभीर विद्यार्थी है ना, वो जाहिर है कि उसके लिए तो फॉर्म भरना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो क्या इंतजार करेगा कि पहले डेट चली जाए, उसके बाद डेट एक्सटेंड हो, फिर उसमें मैं परीक्षा दूं और फिर मैं टॉप करूं। ये एक और बड़ा पॉइंट है जो आप मुझे बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने काफी बातचीत की है। अभी तक सही बात है कि एनटीए ने बताया नहीं है बिल्कुल कि कितने लोगों ने एक्सटेंडेड डेट में जो फॉर्म भरा था उनमें से टॉप किया है। मेरी आशंका है कि जरूर उसमें से भी लोग निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। सर, एक चीज़ और मतलब इस बार नीट में थोड़ा अलग तरीके का चीज़ होते हुए हमने देखा कि हर साल नीट की जो परीक्षा का परिणाम आता है वो 14 जून को ही आता है, लेकिन इस बार 4 जून को 10 दिन पहले नीट 2024 का रिजल्ट आता है। और वो दिन इतना इम्पॉर्टेंट दिन था देश के लिए, क्यों? क्योंकि उस दिन लोकसभा चुनाव 2024 का भी परिणाम आने वाले थे। तमाम जो पूरी व्यवस्था है, न्यूज़, मीडिया, सब कोई, मतलब आम लोगों का भी जो पूरा ध्यान है वो उस वक्त चुनाव पर था। और बीच में खबर आती है कि नीट के भी पेपर आ गए हैं बाहर, रिजल्ट सामने आ गया है। तो कुछ कनेक्शन कहीं इसमें आपको लगता हो? देखिए, अब अगर हम कहें कि इनके बीच में संबंध है तो कह दिया जाएगा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन कोई जवाब तो जाहिर है कि एनटीए को देना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया कि आप जब आपकी जो प्रस्तावित तिथि थी उससे 10 दिन पहले आप परिणाम दे रहे हैं। क्या आपको आशंका थी कि इस बार के परिणाम में कुछ ऐसा होने वाला है जो सामान्य नहीं है, हाँ। जिससे कि आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे? और देखिए, अपने आप में हो सकता है एक छोटी घटना लगे, लेकिन जब आप सारी घटनाओं में एक श्रृंखला बनाने की कोशिश करते हैं, डॉट्स ज्वाइन करेंगे, तो जब आप डॉट्स ज्वाइन करते हैं तो लगता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, लगता है। और जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उस व्यवस्था की है कि वो बाहर आके कहे कि नहीं, देखिए, हाँ, ट्रांसपेरेंटली, पारदर्शी तरीके से बताए कि ये स्थितियां हैं, और अगर उनमें कुछ गड़बड़ हुई है तो जिम्मेदारी लें। बिल्कुल। अगर आप इससे लगातार बचने की कोशिश करेंगे तो जो नुकसान होगा वो केवल 4 एडमिशन का नुकसान नहीं है। डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे हमें, आपको जो डॉक्टर्स मिलेंगे, आप समझिए कि वे डॉक्टर्स कैसे होंगे, आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे उन्हें। आप छोड़ दीजिए ज्ञान कितना हासिल करेंगे, डॉक्टर के पास एक बेसिक एथिक्स की भी तो आप उम्मीद करेंगे ना। जो व्यक्ति प्रवेश ही ऐसे तरीकों से ले रहा होगा जो कि अनएथिकल होंगे, तो फिर स्वाभाविक है कि वह डॉक्टर बनते हुए भी एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा होगा। लेकिन ये मामला केवल मेडिसिन का नहीं है। यही एजेंसी, जिस एजेंसी के साथ ये हो रहा है, और देश के बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं करती है। रिक्रूटमेंट पर एग्जामिनेशंस भी करती है और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी करती है। क्या मेरी विश्वविद्यालय का CUET यही एजेंसी करती है, JEE यही एजेंसी करती है। अगर इस देश के युवाओं का, शिक्षकों का, अन्य लोगों का इस एजेंसी पर ही भरोसा ना हो, ये ठीक वैसे है जैसे कि चुनाव आयोग पर यदि लोगों का भरोसा उठ जाए तो उसके बाद लोकतंत्र का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगभग यही स्थिति युवाओं के मामले में इस तरह की परीक्षाओं की है, और फिर मामला यहीं पे रुकेगा भी नहीं। जैसे मसलन यूपीएससी की परीक्षाएं यूपीएससी लेता है, अगर यूपीएससी तक यह रोक पहुंचे तो सोचिए कि फिर पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी का क्या होगा। इसलिए हम लोगों को, मेरे ख्याल से, इसे केवल राजनीति के हिसाब से नहीं, हम लोगों को गंभीरता से इसे लेना चाहिए। और एक शिक्षक होने के नाते मैं तो जब बच्चों का लटका हुआ चेहरा देखता हूँ, या एक किसी विद्यार्थी की कल्पना कीजिए ना, किसी ने 2 साल 3 साल मेहनत की, बंद कमरे में रहकर उसको और कुछ नहीं, उसको एक फेयर चांस मिले, यह तो हमारी एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ सिस्टम हमारी जिम्मेदारी थी ना, कि उसने अगर कोशिश की है तो कम से कम फेयर चांस उसे मिले। उसके बाद जो होगा वो तो अलग बात है।
सर एक चीज़ और, मतलब मैंने सुना है कि सीट खरीदे भी जाते हैं और ये अमूमन हर ही एग्ज़ाम में होता है। अब क्योंकि जो एग्ज़ाम पकड़े गए जिसमें सीट खरीदी गई तो वो बात जग जाहिर हो जाती है, लेकिन बहुत सारी सीट्स ऐसे दबे पाँव भी खरीद ली जाती है, मतलब किसी को पता नहीं होता है। तो क्या ये वाकई है कि हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ फॉल्ट होता ही होता है? देखिए, ईमानदारी की बात है कि एक डेमोक्रेसी में मैं तो यकीन करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता। अच्छा। ठीक है, मैं तो यकीन करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता होगा। ये सही है कि अगर आप सिस्टमिक तरीके से देखें तो पिछले कुछ समय में जो शिक्षा में पॉलिसी चेंजेस हुए हैं उन्होंने भी ऐसी स्थितियां पैदा की हैं, और इस बात को गंभीरता से कह रहा हूं मैं, कि जो हमारी पब्लिक फंडेड एजुकेशन, क्योंकि आप अगर इस पूरी नीट की परीक्षा को देखें तो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो पहले भी 1 करोड़ में एडमिशन हो ही जा रहा था ना। अगर आपका नीट स्कोर नीचे भी है तब आप 80 लाख 1 करोड़ रुपए की फीस देने को तैयार है तो आपका प्रवेश हो सकता था। ये सारी की सारी लड़ाई कहाँ की थी? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, हमें खुश होना चाहिए कि तमाम सीमाओं के बावजूद आज भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तुलना में बेहतर मेडिकल एजुकेशन देते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। मैं मेडिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य उन अस्पतालों में इलाज कैसा हो पाता है एक भिन्न बात है, क्योंकि सुविधाएं नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। लेकिन मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किसी भी दिन चमचमाते दिखने वाले प्राइवेट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो इन चमचमाते मेडिकल कॉलेज से बेहतर शिक्षा दे रहे थे। ये वाली व्यवस्था इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की शिक्षा के प्रति भी संदेह पैदा करेगी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि फिर वही वाली बात है कि जब आपको लगेगा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में तो ऐसे होता है तो आप कहाँ जाने लगेंगे? प्राइवेट मेडिकल। ऐसा हम लोगों ने सरकारी स्कूलों के मामले में देखा है। इस समय हम हायर एजुकेशन के मामले में देख रहे हैं। लगातार जो पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन है उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती है, सो दैट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अच्छे स्टूडेंट्स मिले, उनको पैसा मिलना शुरू हो। एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, अगर हम शिक्षा में ये भ्रष्टाचार जारी रहने देंगे तो फिर पूरा भविष्य प्रभावित होता है। वो मामला केवल 1-3 साल की डिग्री का नहीं है, ये अगले 30 साल 40 साल जब तक वह व्यक्ति कार्यशील रहेगा, उस पूरी की पूरी पीढ़ी को उस पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर इतनी डीप बातें करते हैं ना, मैं क्या बताऊं, एकदम मन करता है कि आपको बस सुनती ही रहो। अच्छा, इस बार नीट वाले मुद्दे में एक चीज़ और हमें बहुत देखने को मिली, नया टर्म कह लीजिए एक तरीके से, हमने स्कूल में ही देखा था, सुना था, ग्रेस मार्क्स। ये ग्रेस मार्क्स सर क्या है, क्या नियम है ग्रेस मार्क्स देने के? क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ाई किया करते थे तो हमें इतना पता था कि अगर कोई सवाल गलत आ गया है और आपने अगर उसको अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए आपको ग्रेस मार्क्स देंगे। मतलब क्या है तरीका ग्रेस मार्क्स देने का? कोई रूल, कुछ भी? देखिए, ये जो अनुकंपा आधारित अंक हैं जिनका मूल मतलब ये है कि यदि व्यवस्था से किसी वजह से गड़बड़ हुई है या फिर दया की तरह किसी विद्यार्थी ने 5 स्टूडेंट सब्जेक्ट्स में से 4 स्टूडेंट सब्जेक्ट में अच्छा किया है, तो ये मानते हुए कि ठीक है एक सब्जेक्ट में कुछ कम रह गया होगा, कोई नहीं, उसको अतिरिक्त अंक देकर आपने उत्तीर्ण कर दिया, आपने उसे पास कर दिया, इस सेंस में ग्रेस मार्क्स दिए जाते थे। लेकिन नीट के मामले में आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप किसी एक विद्यार्थी को एक प्रश्न यानी कि 4 अंक देते हैं, इस बार का स्कोर बताता है कि उससे कम 70-80, कई बार 7,000-8,000 लोगों को प्रभाव पड़ता है। तो जब आपने किसी को अंक दिए तो आपको लगेगा कि मानो आप एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उसके फेवर में कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को वो अंक नहीं मिले उनके लिए इस अतिरिक्त ग्रेस को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मसलन मोर और लेस ये क्लियर है कि इस बार ऐसा कोई भी विद्यार्थी जिसे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले उसको टॉप 720 नहीं मिलेगा। एम्स गया बाहर, बिल्कुल हमेशा के लिए गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। कोई सर ऐसा रूल नहीं है, कोई भी गाइडलाइंस नहीं है ग्रेस मार्क्स को लेकर के? क्योंकि स्कूल लेवल तक तो जब तक ये होता था तब तक ठीक है, क्योंकि कोई बात नहीं था। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ग्रेस मार्क्स का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता है, टू बी ऑनेस्ट। ये समझ में आ सकता है कि कभी प्रश्न यदि कोई गलत है तो आप उस प्रश्न के लिए कोई अतिरिक्त, या तो उस प्रश्न को टोटल इवैल्यूएशन में आप शामिल ही मत कीजिए, सबके लिए हटा दीजिए, तब भी समझ में आता है। या फिर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं ये प्रश्न गलत था तो इसके 2 नंबर 3 नंबर जो भी आप बनते हैं वो आप दे सकते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि आप समय के लिए भी अंक देंगे, रोचक बात है कि जिस कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल इसके लिए किया गया, उस कोर्ट के फैसले में ये दर्ज है कि ये मेडिकल और इंजीनियरिंग पे लागू नहीं होगा।
वो लॉ एंट्रेंस के एग्जामिनेशन के लिए ये आया था, जिसके लिए कहा गया कि किसी किसी स्थिति में ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल एनटीए ने किया, जबकि उसमें दर्ज है कि वो इंजीनियरिंग और मेडिकल पे लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव जो स्थिति है उनका वो अलग है। लेकिन फिर भी क्या, हालांकि कभी कभी हम ये मान सकते हैं कि प्रशासन को ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन फिर भी अगर इसका प्रभाव बाकी लोगों पे बहुत नकारात्मक पड़ रहा है तो उसे अवॉइड किया जाना चाहिए था। हालांकि लार्जर क्वेश्चन फिर भी ये रह जाता है कि देश में इन परीक्षाओं की को इतना हाई स्टेक एग्जामिनेशन बना किसने दिया है, जिसकी वजह से अब विद्यार्थी जिनके खिलाफ ये हो रहा है उनको लग रहा है उनकी जिंदगी नष्ट हो गई, और या फिर वे विद्यार्थी जो जिनके पास बहुत सारा पैसा और ताकत है वो उसका इस्तेमाल सिस्टम को रिग करने के लिए करने को तैयार है, क्योंकि द स्टेक्स आर टू हाई। इन माई ओपिनियन नो एग्जामिनेशन इन लाइफ शुड हैव सच हाई स्टेक्स। हमारी सोसाइटी ने, चाहे वो यूपीसी का एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, किसी भी की भी स्टेक्स इतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि वो जीवन मरण का प्रश्न होने लगने लगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हुआ है। सर एक चीज़ और, मतलब स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट होता है ना, कि वो चीज़ जो ठान लेते हैं, जैसे अगर वो नीट एस्पिरेंट्स हो या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आईआईटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने आप को उस एग्ज़ाम के लिए इतने ज़्यादा तैयार करने लगते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमारे पास एक प्लान बी नाम की भी एक सुविधा है, कि अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो हम किसी दूसरे चीज़ पे भी ऑप्ट कर सकते हैं। वो चीज को देखते ही नहीं है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान बी? See, it's not just about plan B, C, and D. The fact is, nothing in the life should be considered so important that you believe that there is nothing beyond that, that there is no life beyond that. ऐसा किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि एक परीक्षा के लिए तो नहीं ही होना चाहिए। आपके पास जिंदगी में एक दिशा हो, समझ में आता है, लेकिन उस दिशा में हो कि नहीं, मेरे पास तो यही टेंजिबल चीज़ मुझे मिलेगी तो मेरी ज़िंदगी है, वरना ज़िंदगी नहीं है, ये एकदम गलत है। हम तो विद्यार्थियों को लगातार बताते हैं कि, मैं हमेशा इस लॉजिक का इस्तेमाल करता हूँ कि इफ यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप यू शुड हैव अ ब्रेकअप प्लान रेडी। इफ यू आर गेटिंग इनटू मैरिज यू शुड हैव अ डाइवोर्स प्लान रेडी। इफ यू आर गेटिंग इनटू एनीथिंग करियर वाइज यू शुड हैव अ प्लान बी रेडी। That is the most important thing, and we as a society need to understand it. It's not about the student themselves. हम लोगों ने इतना पुश कर रखा है। सोचिए ना, कोई विद्यार्थी 9वीं क्लास का विद्यार्थी, 10वीं क्लास का विद्यार्थी, उस पर यह प्रेशर है कि वो अपने माँ बाप से दूर किसी बंद छोटे छोटे कमरों में, किसी कोटा में या किसी और जगह पर जाकर अपने 3 साल 4 साल बर्बाद करेगा, लगाएगा। उसके चारों तरफ लोग होंगे जो उसे बता रहे होंगे कि अगर तुमने ये नहीं किया तो, मानो तो क्या, 10वीं 12वीं क्लास का बच्चा है, नहीं किया कोई बात नहीं, बीएससी कर लेगा, नहीं किया कुछ और कर लेगा। लेकिन हम लोगों ने इन एग्जामिनेशन को इतना हाई स्टेक बना दिया कि लोगों को प्लान बी शर्मिंदगी की चीज़ लगती है exactly. जिसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। किसी को अगर नीट एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला और उसे बीडीएस में लेना पड़ा उसी परीक्षा से, तो वह अपने आप को कमतर मानने लगता है। ठीक वैसे जैसे अगर किसी को यूपीएससी में आईएएस नहीं मिला और उसको रेवेन्यू लेना पड़ा, या उसको कस्टम एक्साइज लेना पड़ा, या उसको ट्रेड सर्विस लेना पड़ा, तो उसे लगता है मानो उसकी ज़िंदगी नष्ट हो गई। बिल्कुल, विच इज़ नॉट द केस। जिंदगी में लंबे स्तर उस पर देखेंगे हॉराइजन में, तो हमें समझ में आएगा कि इन सारी चीज़ों का उतना महत्व है नहीं जितना बनाया जा रहा है। सर एक चीज़ और है कि माँ बाप की भी इसमें गलती मानी जा सकती है एक तरीके से, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसे कहानियाँ, ऐसे किस्से सुने, ऐसे उदाहरण देखे अपने खुद की ज़िंदगी में भी, जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को टू द नेक्स्ट लेवल फोर्स कर रहे हैं किसी एक चीज़ को अचीव करने के लिए। मतलब ऐसा सीन, मतलब आप समझ लीजिए कि बच्चे के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। अब उसको पता है कि मेरे माँ बाप ने बोला है कि ये करना है तो करना है, अब क्या करे, वो उससे हो नहीं पा रहा है। माँ बाप कहीं से इंपोर्ट नहीं किए जाते हैं, वो इसी सिस्टम के उत्पाद होते हैं। ठीक है ना। आप ये समाज जिस तरीके से बच्चे को बच्चा बनाता है, वैसे ही माँ बाप को माँ बाप भी निर्मित करता है। चूंकि वह निर्मित कर रहा है, इसलिए इस सोसाइटी में जिन चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा बना दिया गया, हर माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे को वह अचीव करना चाहिए, विच इज़ ऑब्वियसली अनफेयर। बट देन एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप इंडिविजुअल्स को पिक करते रहेंगे तो आप इसकी बड़ी पॉलिटिकल इकोनॉमी को नज़रअंदाज कर देंगे। सच्चाई ये है कि व्यवस्था में जानबूझकर, आप सोच के देखिए कि मैं तो यूपीएससी वाली दुनिया को ज़्यादा निकटता से देखता हूँ।
18-20 से बच्चे पे ये दबाव बनना शुरू हो जाता है। 30-32 तक जितने दो आधा परसेंट 1% का सिलेक्शन हो उनको छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे लोग अपनी जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव टाइम ग्लेडिएटर्स की तरह 8x8 के कमरों में बर्बाद कर रहे हैं। सिस्टम को फायदा हो गया कि उनका आक्रोश नहीं झेलना पड़ेगा। अगर वो फेल भी हुए तो वो अपने आप को दोष देंगे कि देखिए उसका तो हो गया था, मेरा नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा तो सिस्टम तो सेफ है, उसको युवाओं के आक्रोश से मुक्ति मिल गई। लेकिन आखिर कब तक? क्या ये बहुत मुश्किल गणित है समझने के लिए इन युवाओं के लिए कि आपको इस चीज में व्यस्त रखा जा रहा है, आपको इस चीज में लगातार ताकि आप रोजगार की मांग ना करें, ताकि आप बेहतर शिक्षा की मांग ना करें, ताकि आप अच्छे अवसरों की मांग ना करें, ताकि आप डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ना खड़े हों। जाहिर है कि आपको एक जैसा कहा ना कि 4 तारीख को चूंकि रिजल्ट आ रहे थे, इसलिए नीट दे दिया कि ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। एक बड़े स्तर पर भी तो यही गेम चल रहा है। बिल्कुल। कि आपका ध्यान जो है वो केवल इन 4 परीक्षाओं को फोड़ने में लगा दिया जाए और देश के लिए कुछ करने जैसा ना है। सर अब थोड़ा यूपीएससी की तरफ भी बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि मैं तब से ऐसे बैठी हूँ कि आपको मेरे बैठने का तरीका ठीक लग रहा है कि कुछ चेंज करूँ मैं अपने बैठने के स्टाइल में? देखिए, अगर वही कैजुअल वाला स्थिति है कि अगर हम लोगों ने तय कर लिया कि आपको कैजुअल बोलना है तो आप कैसे भी बैठेंगे, मैं कह दूंगा कि आप कैजुअल हैं। बट कैजुअल इज द न्यू नॉर्मल, ऐसा नहीं लगता है आपको? It is, and that's why this meme has gone that viral actually. How was your reaction? My reaction in the beginning was okay. It's like I ignored it because I'm a teacher. अब क्या इसमें करेंगे? Later I got thought कि I need to analyze it कि ये क्यों हुआ है। उस समय मैंने बातचीत की तो लोगों को लगा एज इफ मैं इससे नाराज हूँ। नहीं, मुझे इससे क्या नुकसान होगा? मुझे तो अच्छा ही है कि अगर विद्यार्थी मुझ पर मुस्कुरा पा रहे हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है तो अच्छी बात है, इससे तो एक पहचान मिलती है। लेकिन आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये मीम क्यों वायरल हुआ, इसमें ऐसा क्या मीम तत्व था जिस कारण वायरल हुआ। एंड आई रियलाइज दैट इट इज प्रोबेबली एज यू सेड, कैजुअल इज न्यू नॉर्मल। सो वेयर एवरीथिंग इज कैजुअल, वहां पर अगर कोई कहे कि कैजुअल मत होइए तो ऑब्वियसली इट इज समथिंग दैट, उसमें एक हमारे यहाँ हिंदी में शब्द होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा विरुद्धों का सामंजस्य, जहाँ अपोजिट्स मिल रहे हैं। सब कुछ कैजुअल है, उसमें आपको कह रहा है कि कैजुअल क्यों हो? तो इट्स लाइक समबडी इन द बार कि आप ड्रिंक क्यों कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई प्रोबेबली एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी रमी के जोकर की तरह ये बहुत सारी जगह पर लग जाता है, लग पाता है, शायद इस वजह से ये लोकप्रिय। तो अब मुझे आप बताइए कि बैठने का तरीका क्या है वो सही तरीका? जैसा मैंने कहा, आपको ये जांचना पड़ेगा कि आप कहाँ बैठे हैं। नहीं, आप मुझे अपना वो बताओ ना। मैं उसी सेंस में कह रहा हूँ कि अगर आप एक औपचारिक जगह पर बैठे हैं जी, तो अगर आप अनौपचारिक बैठेंगे, अगर आप मतलब एस टेबल पर पैर रख के बैठ जाएंगे तो वो कैजुअल हो जाएगा। लेकिन सर टेबल पे पैर रखना तो मैं भी कैजुअल हूँ। लेकिन अगर आप किसी कैजुअल जगह पर हैं, उस जगह पर आप एकदम टाई वाई लगाकर पहुंच जाएंगे तो वो कैजुअल हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? मतलब आपको सिस्टम जिस व्यवस्था में है उस व्यवस्था की क्या अपेक्षाएं हैं आपके बैठने की, आपकी भाषा की, आपके खड़े होने की, आपको उन्हें जांचना पड़ेगा। उससे तय होगा कि क्या कैजुअल है, क्या कैजुअल नहीं। अच्छा, आपने Amazon प्राइम पर भी वो एस्पिरेंट्स के लिए आपने एक वीडियो शूट किया था विद बस्सी। आपने सोचा कि आप तो मतलब आपको बच्चा जानता है, आपको Amazon प्राइम वाले तक रीच कर रहे हैं। That's true. I mean, it has happened in last 2 years that see, you need to understand. मैं मूलतः एक शिक्षक हूँ और बल्कि एक इस बात को भी समझना चाहिए, तो आमतौर पे लोगों को लगता है कि मैं कोचिंग का शिक्षक हूँ। नहीं, मैं एक विश्वविद्यालय का शिक्षक हूँ। और जिसका मतलब ये है कि शिक्षक होने के नाते मेरा एक पर्सोना है। लेकिन ये 2 नई चीज़ें, जो एक इंटरव्यूअर के तौर पर लोगों ने पहचानना शुरू किया सोशल मीडिया में, और दूसरा एक नया जो अब ये इन्फ्लुएंसर वाली दुनिया चली है, इस वजह से वाकई मैं अभी तक उस ऑ में हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आमतौर पर हम शिक्षकों को इस बात की प्रैक्टिस नहीं होती है कि अगर आप किसी मान लीजिए बाजार में हैं या एयरपोर्ट पर हैं तो आपको 4 लोग रोकें या आपसे सेल्फी की मांग करें। इसकी आदत हम लोगों को नहीं होती है। मतलब अब तो स्थिति है कि मुझे परिवार में एकदम स्ट्रिक्ट, मतलब एकदम मुझे आदेश दिया गया है, निर्देश है एकदम कि मैं सब्जी लेने नहीं जाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि इससे ऑकवर्ड सिचुएशंस आती हैं कि आपके हाथ में सब्जी का थैला है और किसी ने कहा कि आप सेल्फी दे दीजिए, तो आप सब्जी के थैले के साथ सेल्फी देंगे तो बाद में उसी पे खबर बनेगी, तो आपको वो फिर एक नया फिर मीम बन जाएगा। सब्जी पकड़ने का जो तरीका है काफी कैजुअल है। तो इस कारण ये बदलाव तो आया है, बट आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम कंप्लेनिंग।
To be honest, I'm enjoying it, and I say that actually I'm using it to some extent. क्योंकि अगर आपको ये पता है कि अब आपको लोग सुनते हैं, तब आपके पास ये सुविधा, अतिरिक्त सुविधा और जिम्मेदारी आपके पास अतिरिक्त आ जाती है कि आप वह संदेश जो दिया जाना चाहिए दे सकें, वह संदेश जो दूसरे लोग जब देते हैं, जो शायद मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो संदेश जब देते हैं तो कम लोग सुनते हैं, तो आप उन संदेशों को आपके माध्यम से वो संदेश ज़्यादा समय तक लोगों तक पहुंच सके. मतलब अदरवाइज मैं क्यों सैटरडे को 20 किलोमीटर चल के आपके पास आऊँ. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन अ सैटरडे. अच्छा, मतलब मेरा सवाल ये था कि क्या आप वेब सीरीज की तरफ पढ़ना चाहते हो? देखिए, इस जो प्राइम के लिए मैंने प्रोमो शूट किया था, इससे मैंने कुछ शानदार चीज़ें सीखी. जैसे मसलन कई तो रोचक चीजें थी. मसलन पहली बार मेरे पास एक वैनिटी वैन थी. ओह माय गॉड. तो जिस पे बाकायदा नाम लिखा हुआ था. आई मीन आई नेवर, मतलब आप समझ सकते हैं ये मेरे लिए कल्पना वाली चीज नहीं थी. लेकिन इससे मैंने अपनी सीमाओं को भी समझा. जिन सीमाओं में से एक महत्वपूर्ण सीमा ये थी, मैंने अपने पूरे करियर के हिसाब से देखा, मैंने इंटरव्यूज लगभग 20 साल तक लेता रहा हूँ, अब तक ले रहा हूँ, 20 साल हो गए हैं. वो सीमा ये थी कि मैं स्क्रिप्ट के अनुसार सामान्यतः नहीं काम कर पाता हूँ. आई कैन डू अनस्क्रिप्टेड. अगर इसकी जगह पे आपने मुझे एक पर्चा दे दिया होता इस समय कि सर आपको ये बातें बोलनी है, तो ये जिस तरह से फ्री फ्लो में बातचीत हो रही है नहीं हो पाती. दैट्स माई लिमिटेशन. आई कैन, मैंने थिएटर में काम किया, मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है. मैं बैक स्टेज काम कर सकता हूँ, मैं कंपेयरिंग कर सकता हूँ, मैं फ्लो में बातचीत कर सकता हूँ, मैं क्लास ले सकता हूँ, मैं 4 घंटे बोल सकता हूँ. लेकिन अगर आप मुझे 2 पेज की भी स्क्रिप्ट दे देंगे और कहेंगे आपको इसी स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलना है, तो मेरे लिए मुश्किल होगा. जिसका मतलब आंसर मिल जाता है कि इसका मतलब मैं किसी वेब सीरीज़ में काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ स्क्रिप्ट दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप इसके हिसाब से बोलिए. मैं उसको या तो इम्प्रोवाइज़ करता रहूँगा या फिर इतने रीटेक होंगे कि लोग, डायरेक्टर मुझे लात मार के बाहर निकाल देगा. नहीं सर, आपके तो सामने एग्जाम्पल था. बस्सी ने खुद भी बताया है कि उन्होंने कितने टेक्स लिए और कैसे कैसे करके. लेकिन बस्सी इज इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. आई मीन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दैट डे एंड आई रियलाइज दैट ही, चूंकि हम लोग, मैं तो कम्युनिकेशन का विद्यार्थी हूँ, तो मैं कम्युनिकेशन को समझ सकता हूँ. उस बस्सी के साथ भी समस्या है स्क्रिप्ट से चिपकने की. अच्छा. लेकिन मतलब स्क्रिप्ट से नहीं, स्क्रिप्ट के अनुसार काम ना कर पाने की, अनस्क्रिप्टेड रहने की. उसका तरीका ये था कि बस्सी का कि फिर वो इम्प्रोवाइज करते हुए, नहीं यही ठीक है, जो मैंने बोल दिया उसी से काम चला दो. आप दोनों साथ में फिर एक फिल्म कर सकते हो. और क्योंकि बस्सी भी गए थे एक बार यूपीएससी निकालने की कोशिश करने के लिए, तो ऐसा कुछ. लेकिन बस्सी ने ये अच्छा काम किया. उस यूपीएससी वाली जो पूरा का पूरा उनका जो स्टैंड अप है, उसने बहुत सब्टल तरीके से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे होते हैं उनमें उनकी जो मेजॉरिटी है, उनकी कई सारी समस्याओं को वह बहुत सॉफ्टली आगे रख देता है. जो कि आम तौर पर जो इसका ग्लिटर बनाया गया है, आईएएस का जो ग्लिटर बनाया गया है, जो चकाचौंध पैदा की गई है, उसमें वो छिप जाता था. इसलिए एक महत्वपूर्ण, मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट हस्तक्षेप है उनका. बिल्कुल सर. अब सर मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आप जब इंटरव्यू लेते हो, तो क्या आपको इंटरव्यू के दौरान पता चल जाता है कि ये जो कैंडिडेट है वो आने वाले टाइम में क्वालिफाई करेगा क्या करेगी, या फिर नहीं भी कर पाएगा, मतलब ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू? देखिए, इंटरव्यू के दौरान आपको समझना पड़ेगा कि हमारे सामने कौन सा सैंपल होता है. हमारे सामने वह सैंपल होता है जिन लोगों ने यूपीएससी की मेंस की परीक्षा पास कर ली. ठीक है ना. इसका मतलब है कि आने वाला प्रत्येक कैंडिडेट एक मिनिमम लेवल पर है. उसने प्रीलिम्स भी क्लियर किया है और उसने मेंस भी क्लियर किया है. और ऐसा करने वाले लोगों की संख्या पूरे उसके अंदर लगभग कितनी हुई, मानिए कि 1% से भी कम हुई. ठीक है ना. अगर 10 लाख हो रहे हैं तो 3000 लोग मान लीजिए कि इंटरव्यू देने पहुंचेंगे, तो जाहिर है कि वो सेलेक्टेड लॉट है. तो इसलिए अब जो डिफरेंस है वो 2 चीज़ों का होगा. या तो मेंस में उनका कितना अंतर था, और दूसरा इंटरव्यू में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. इंटरव्यू में आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जैसे ही कैंडिडेट बैठता है और उसके शुरुआती 3 मिनट में, खास तौर से वह व्यक्ति जिसके पास अनुभव है और जो चेयर कर रहा है, नॉर्मली सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, मैं भी करता हूँ कभी कभी, और हम देखते हैं तो देखते ही समझ में आ जाता है कि इस कैंडिडेट में ही इज़ अ यूपीएससी मटीरियल, ही और शी इज़ अ यूपीएससी, क्लियर दिखाई देता है. कि उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि ये टॉप 10 में आएगा, लेकिन उसका रैंक 600वां आता है, 500वां आता है, लेकिन वो अंतर यूजुअली इंटरव्यू की वजह से नहीं होता. वो अंतर होता है क्योंकि मेंस में ही उनके नंबर
मान लीजिए कि एकदम बॉर्डरलाइन केस में पास किया है, तो इंटरव्यूज को उनको कुछ ऊपर ले भी जाएगा, तभी इतना नहीं ले जाएगा कि वह। और दूसरा एक और अंतर ये भी है कि पिछले 5-7 सालों में इतने बड़े पैमाने पर यूपीएससी मॉक इंटरव्यूज लोकप्रिय हुए हैं कि अब हर कैंडिडेट एक मिनिमम लेवल पे पहुंच गया है। कि वो जाने से पहले, इनफैक्ट जो लोग मेंस नहीं भी क्लियर कर पाते वो भी इतना लगातार इंटरव्यू देख रहे हैं, जो मेन क्लियर कर पा रहे हैं तो वो तो लगातार सर देखेंगे। आपके सवाल का जवाब हम लोग आपस में करते हैं कि इसका जवाब क्या हो सकता होगा। एग्जैक्टली तो इसका मतलब क्या है कि अब एक मिनिमम लेवल लगभग सबका दिखाई देता है। और हालांकि एक परेशानी भी है, लेकिन फिर भी जैसे अब आप 140-150 से कम नंबर 275 में से आने वाले कैंडिडेट अब बहुत कम बचे हैं जो इंटरव्यू के बेसिस पे आप उन्हें कहें कि नहीं इसको 120-130 दिया जाना चाहिए। पहले होते थे, पहले हम लोगों ने ऐसे कैंडिडेट्स के भी इंटरव्यू लिए जिनको देखते हुए हमें हमारा मन करता था कि इसको तो 60-70 नंबर मिलने चाहिए, बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं है, औसत कैंडिडेट है। लेकिन अब इन इंटरव्यूज़ का परिणाम ये हुआ है कि अब कैंडिडेट्स एक मिनिमम लेवल पर की तैयारी करके पहुंच रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग, विच इज़ बैड थिंग, बिकॉज इसका मतलब है कि जेन्युइन इवैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है, फेक एक तरह की तैयार पर्सनैलिटी पहुंच रही है। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि हमें अनुमान तो हो जाता है। आप ये सवाल कहाँ से लेकर के आते हैं? मतलब मैंने आपके सवाल जो देखे हैं यूट्यूब पे, रील्स में, शॉर्ट्स में, मतलब ऐसा सवाल जो मैं कभी सोच भी ना पाऊँ, इसका जवाब तो मैं भी ना देख पाऊँ, कहाँ से आते हैं ये सवाल? देखिए, अगर आप 20-22 साल से ये काम कर रहे हो तो फिर आपको सवाल के लिए किसी लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सोचिए, इमेजिन करिए कि ये मॉक इंटरव्यू चल रहा है हमारा, ठीक है, आपको मेरा टेस्ट लेना है, तो आप क्या सवाल पूछते हैं मुझसे? चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या क्या होगा, लेकिन कैमरे से बाहर की चीज है, स्लीपर पर आपके सवाल आएगा। ठीक है, नहीं, आप सोचो ना, आपके टैटू पर सवाल आएगा, ठीक है, जिन चीजों पर बिल्कुल सीधा सीधा बन सकता है, आपकी स्वाभाविक भाषा पे सवाल आएगा, ठीक है ना। लेकिन टू बी आई मीन ऑन अ सीरियस नोट, नॉर्मली होता क्या है कि हम लोगों की जीवन यात्रा होती है और हमें जब आपका डैफ मिलता है, इट इज कॉल्ड डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डैफ, उसमें ये वर्णित होते हैं कि आपने किस समय क्या किया। किसी की भी जिंदगी में जो टर्न्स होते हैं, मोड़ जो होते हैं, उस पर उस व्यक्ति का प्रभाव क्या है और उन मोड़ों का उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव क्या है, इससे तय होता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। मसलन मान लीजिए आप, मेरे पास आपका डैफ नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपने 12वीं क्लास के बाद एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लिया जी, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में लिया होगा, इन दोनों सालों के बीच में क्या कोई अंतराल है? मान लीजिए आपने 17 में एक जगह किया और 19 में आप दूसरे, तो 1 साल का अगर अंतराल है, अगर अंतराल है, तो वो मेरे लिए एक प्रेशर पॉइंट है, क्योंकि इस दौरान आप कुछ कर रही थी, ठीक है ना, वो क्या वो उसी दिशा में था जिस दिशा में आपने किया, आप पहुंची या नहीं? अगर नहीं तो फेलियर ने आप पे क्या प्रभाव डाला, वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखना चाहिए। सक्सेस ने आप पे क्या प्रभाव डाला, आपकी पर्सनैलिटी में दिखना चाहिए। दीज आर द थिंग्स आई लुक वेरी क्लोजली। चेंज ऑफ जियोग्राफीज आई लुक वेरी क्लोजली। आप एक शहर में थी, दूसरे शहर में आई, दिस चेंज ऑफ जियोग्राफी आपके पर्सनैलिटी में कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, दैट इज समथिंग आई लुक वेरी क्लोजली, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेटस, आप एक वर्ग में थे, आप दूसरे वर्ग में गए, तो इस दौरान आपने, क्योंकि व्यक्ति जब एकदम एक रूटीन में है तब तो सब चीजें सेटल्ड हैं, उसको फैसले लेने नहीं है पर्सनैलिटी के, पर्सनैलिटी के फैसले लेने होते हैं बदलाव के दौरान। बदलाव के दौरान आप क्या थे, आपने कैसे बिहेव किया, आपने क्या सीखा, आप कहाँ लड़खड़ाए, इस लड़खड़ाने को आपने कैसे लिया, these are the things that matters the most. As like a reader who reads a book, I read these things in the personality of the candidates, and that's what I've been doing for many years, and that's why I've to some extent I've developed some kind of a reading ability to do it, और फिलहाल तो अभी मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है सर, अब मेरे पूरे सेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, वेयर आपके कुछ सवाल थे जो कि मैंने आपके YouTube से उठाए हैं, जहाँ पे आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। अब मैं वही सवाल आपसे पूछूंगी, ठीक है? आपने जितना स्टूडेंट्स को नर्वस फील कराया है सबका भी हिसाब होगा, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला सवाल है, आपकी मृत्यु को 24 घंटे हैं, आप उन 24 घंटों में क्या क्या करोगे? There are some important legal things that I'll sort out. जैसे कि मैं बताऊंगा कि मेरे इंश्योरेंस के नॉमिनीज कौन से हैं, मेरे अकाउंट्स, यानी I'll settle the financial thing in half an hour, ठीक है ना, आधा घंटा मैं उसमें निकाल दूंगा। Okay. Then I will जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होगा इन 24 घंटों में, जिन लोगों से मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए और मैं अब तक नहीं मांग पाया हूँ,
क्योंकि माफ़ी मांगना एक बहुत मुश्किल काम होता काम होता है। है। कई बार हमें पता होता है कि ये माफ़ी हमको 20 साल पहले मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन ना तो मुझे अवसर मिला ना साहस आया। अब इन 24 घंटों में मैं कम से कम, मुझे दिमाग में इस समय भी 5 माफ़ियाँ हैं जिन्हें मैं मांगूंगा, और ये मैं डेफिनेटली मांग लूँगा। ये एक इम्पॉर्टेंट काम होगा। आप जिन लोगों को मैंने माफ़ करना है और उन्हें अभी माफ़ी मांगने का अवसर नहीं मिला है, मैं किसी के पास ये संदेश भेजूंगा कि अगर कभी उनसे बात हो तो उन्हें बताइएगा कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। और ऐसा एक भी व्यक्ति के साथ एक भी बोझ लेकर मैं नहीं जाऊंगा कि वह व्यक्ति मुझसे माफ़ी नहीं मांग पाएगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ऑब्वियसली देयर आर फ्यू थिंग्स अबाउट द लव, अबाउट द लाइफ जो कि सॉर्ट आउट करनी होंगी। एंड देन आई वुड इंश्योर कि मेरे बाद इमीडिएट 24 घंटे में किसी को परेशानी ना हो, उसकी व्यवस्था भी करके जाऊंगा। कम से कम इतना, 24 घंटे में और कितना करवाएंगे आप? अच्छा, जब आप सवाल पूछ रहे होते हो तो क्या आपको जवाब पहले से आपके दिमाग में होता है? देखिए, अगर आप मेरे सवालों को ध्यान से देखें तो यूजुअली वो सवाल ऐसे हैं जिनके ऑब्जेक्टिव टाइप उत्तर नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं देखूंगा कि देखता हूं कि उत्तर का कंटेंट क्या है। मैं देखता हूं कि क्या वह प्रश्न को समझ पाया है कि नहीं, और उसमें उत्तर देने का साहस है या नहीं। जब भी आप रिटोरिक्स में उत्तर देते हैं तब आप सबसे औसत कैंडिडेट लगते हैं। जब आप में ये साहस होता है कि आप उत्तर को रिटोरिक्स से, सब लोग जो कहते हैं उस बात से अलग कहने की हिम्मत होती है, तब आप एक साहसी और कैपेबल व्यक्ति लगते हैं। दूसरा सवाल, ये वाला सवाल मेरा फेवरेट है। क्यों? ये आपका ही पूछा हुआ एक सवाल है सर। रामचरितमानस, अगर ये सीता चरितमानस होता तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही कहलाते? थैंकफुली हमारे साहित्य में इस पर बार बार चर्चा हुई है। रामचरितमानस स्वाभाविक है कि रामचरितमानस है, लेकिन अगर आप अन्य कुछ महत्वपूर्ण भारत में ही राम कथा पर आधारित रचनाओं को देखें, मसलन आप चंद्रवती रामायण देखें। चंद्रवती रामायण बंगाल में प्रकाशित होती है और उसकी केंद्रीय पात्र सीता है। वो सीता चरितमानस है, और वहाँ पर राम एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं है। या फिर खुद राम की कथा पर आधारित, मसलन अगर आप नरेश मेहता की संशय की एक रात को देखें, संशय की एक रात में राम जो हैं वे खड़े हैं और इस सवाल को उठा रहे हैं कि सीता मेरी पत्नी है, रावण ने उसका अपहरण किया, न्याय हुआ, अधर्म हुआ, समझ में आता है, मैं क्रोधित हूँ, समझ में आता है, लेकिन क्या इसके लिए मैं पूरी मानवता पर युद्ध थोप दूँ? क्या रावण की सेना के तमाम या लंका के में रहने वाले तमाम लोग या मेरी ही सेना में जो अन्य लोग हैं उन पर ये युद्ध थोपना एक धर्म होगा? ये ध्यान रखिए, ये ठीक वैसा संशय है जैसा कभी अर्जुन के मन में आया था, जो कि महाभारत में आया। यहाँ राम राम होते हुए भी इस संशय में घिरते हैं, और नरेश मेहता ये लिखते हैं, और बाद में जामवंतु ने आके समझाते हैं कि वो बाकायदा बोलते हैं कि सीता माता किसी की पत्नी किसी की दुहिता हूँ, हम सब लाखों के लोगों के लिए तो वो अपहृत स्वतंत्रता है। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम लोगों को इन कैरेक्टर्स को ह्यूमन तरीके से, मानवीय तरीके से देखना पड़ेगा। अपने देश काल में उनका व्यवहार वैसा था, अगर राम स्वयं भी 2024 में हों तो वो ठीक वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा तुलसीदास के राम करते हैं। ट्रू। चलिए सर, थैंक यू सो मच। मतलब फॉर अ रीजन यू आर मिस्टर विजेंद्र चौहान। मतलब आपसे तो कौन ही जीत सकता है, इतने अच्छे से आप बात करते हो। आप मतलब मन करता है कि आपको मैं सुनती रहूं, और आई एम श्योर कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं वो आपको देखते हैं, आपसे सीखे, वो और ज़्यादा सीखे। और इस इंटरव्यू से भी जो लोग हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, बी विद यूपीएससी एस्पिरेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स, वो भी देखे और सीखे और जाने अपने लाइफ में कि सिर्फ एक परीक्षा क्रैक करना ही उनके लाइफ का मोटिव नहीं है, और साथ ही साथ नीट में जो मामला जो आगे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक अभी ये मामला है, उसको वो भी आगे चल के सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस एंड एनलाइटनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। सेम हियर सर।